वंदे मातरम की सुरमई गूंज के बाद चलिए जानते हैं लोकतंत्र में सर्वोपरि मताधिकार के क्षेत्र में क्या परिवर्तन, क्या प्रगति हुई है। ये जानने के लिए हम घूमते घामते पहुंचे विवेकानंद महाविद्यालय, जहां हम मिले एक यूथ प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज मिश्रा से। भारत के लोकतंत्र में मताधिकार सर्वोपरि होता है। गणतंत्र के 1 दशक बाद इस क्षेत्र में क्या प्रगति देखते हैं आप? ये जो भारतवर्ष है वो प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पर सबको मताधिकार या वोट देने का अधिकार है। और सरकार ने भी अपनी नीतियों में परिवर्तन किया गया है। उसके अंतर्गत 18 साल से जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनको भी वोटिंग राइट दिया गया है। लेकिन अगर आप चुनाव क्षेत्र को देखें या चुनाव के रिजल्ट को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी भी जो मताधिकार है उसका प्रयोग कम्युनिटी के आधार पर या विभिन्न आधार पर किया जाता है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो अभी भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, घर में रहते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसे ही परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन वैसा परिवर्तन संभव नहीं है। सबको अपने वोट का अधिकार करना चाहिए। अभी आप रिसेंट में देखें तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मताधिकार अनिवार्य है। अब वो इस संबंध में कोई नियम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार से अभी तक उसमें अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। अगर इस तरह के नियम बनाते तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी की सारी पॉपुलेशन अगर सोच समझ कर और सही दिशा में अगर मताधिकार का प्रयोग करें तो जिस प्रकार से राजनेता अभी आपको दिखाई दे, इतना भ्रष्टाचार आपको दिखाई देता है, तो उसमें थोड़े बहुत आपको उन्नति दिखाई देगी। जी हाँ, आज अधिकतर वोट धर्म के आधार पर दिया जाता है। वही मत का प्रयोग और मताधिकार को लेकर हर तरफ सजगता और जागरूकता की कमी नजर आती है और आप भी इससे अच्छी तरह से वाकिफ है। ब्रिटेन से कुछ काफी हद तक प्रभावित संविधान में, भारतीय संविधान में क्या कोई संशोधन की जरूरत है? इस पे ओपिनियन जानने के लिए चलिए आपको मिलाते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शर्मा से। क्या आपको लगता है ब्रिटेन से 80% प्रभावित भारतीय संविधान में कोई अमेंडमेंट की जरूरत है? देखिए, संविधान में संशोधन करना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा विषय नहीं है। चाहे वो प्रभावित 80% ब्रिटेन से हो या भारत का अपना मूल संविधान हो जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया हो। मुद्दे की बात यह है कि जिस संविधान को बनाया गया है उसका पालन कितना हो रहा है। सरकारें, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, कितना इसका पालन कर रही हैं। और जो संविधान में मौलिक अधिकार व्यक्ति को मिला है, आम जनता को मिला, उसका हम कितना प्रयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो संविधान यहाँ पे चल रहे हैं, मुझको लगता नहीं कि पूरी तरीके से उसका पालन होता है। ये शायद 26 जनवरी के तारतम्य में आप ये बाइट मुझसे ले रही हैं। ऐसे अवसर पर इन मुद्दों को उछाला जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी में जब कभी राष्ट्रीय पर्व की बात आती है, उसके बीच में या पहले या बाद में कभी भी इस विषय पर कोई चर्चा करता नहीं है। सरकारें, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, आज भी इस बात पे गंभीर नहीं है कि उनकी आम जनता कैसे निवास करती है। एक आम आदमी जिसकी बेसिक समस्या है सवेरे सो के उठने से कि उसको खाना क्या मिलेगा, वो कपड़े क्या पहनेगा, उसको काम क्या करना है, रात को कितने पैसे लेके घर आएगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, उस व्यक्ति को संविधान के संबंध में कभी कोई ध्यान नहीं आता। इसलिए ध्यान नहीं आता जो संविधान के निर्माता है और जिन पे जिम्मेदारी संविधान को लागू करने की, उन्होंने एक आम आदमी को इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो अपने पेट और तन के अलावा कोई तीसरी चीज़ सोच पाए। यदि सरकार ये जिम्मेदारी होती तो हिंदुस्तान में गरीबी नहीं होती। जितना संविधान आवश्यक ऊपर के लोगों के लिए है, उतने ही आवश्यक नीचे के तबकों के लिए। लेकिन शायद हम ये भूल गए हैं, जिन लोगों के वोटों के बदौलत ये सत्ता में काबिज होते हैं, चुनाव जीतने से लेके आने वाले चुनाव तक और एक राष्ट्रीय पर्व से लेकर दूसरे राष्ट्रीय पर्व तक, संविधान के मायने इनके लिए बेमानी है। कभी इस पर गौर नहीं करते। संशोधन किया जा सकता है, जो संविधान है वो भी अपने आप में पर्याप्त है। इसमें नियत की बात है कि आप कब किसको कितना लागू किया जाता है। मनन बहुत हो गया। जिस गुलामी से आज़ादी तक का सफ़र, हमारा जो मकसद था आज़ादी, वो इसलिए था कि हमको गुलाम नहीं रहना है। आज आज़ाद बैठे हैं, फिर भी आज़ादी का क्या फ़ायदा है। आज़ादी उसको कहते हैं कि मेरे पास खाने के लिए दाना नहीं है। आज़ादी इस बात की कि मुझको स्कूल नहीं जाना है, गवर्नमेंट इस बारे में गंभीर नहीं है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। संविधान को सोचने, मनन करने, संविधान करने की ज़रूरत नहीं। 10 नियम बना लीजिए। यदि आप कहते हैं आपको बायां चलना है, सवेरे 6 बजे उठना है, ईमानदारी करनी, पढ़ाई करना है, घर का पालन पोषण करना है, यदि आपने ये 4-5 चीज़ें मान ली और ये करती हैं
तो फिर संविधान की तरफ किसका ध्यान जाता है? ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। सर, आप गणतंत्र की क्या परिभाषा देना चाहेंगे? गणतंत्र की परिभाषा तो मुझसे मत पूछिए, ये राजनेता ज़्यादा अच्छे से बताएं। गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, उसका मकसद क्या था, और ये हिंदुस्तान के गणतंत्र राज्य में उसका भविष्य क्या होगा, ये वो लोग बताएंगे जो तिरंगे फहराया करते हैं और ये राष्ट्रीय पर्व को मनाया करते हैं। थैंक यू सर। सर, एक बार वंदे मातरम बोल दीजिए। वंदे मातरम। देखा जाए तो देश में फैली अशांति के लिए काफी हद तक सरकारी तंत्र जिम्मेदार है, और यदि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अभिव्यक्त किया जाए तो मेरी नजर में आज भारत, अमीरों का भारत और गरीबों का भारत, दो भागों में बंटकर रह गया है। संजय शर्मा के विचारों ने हमारे अंदर एक जज्बा, जुनून और जोश भर दिया है, और हमने मदद ली अपने संतुलन बनाए रखने के लिए। हमने मदद ली शक्ति रूपेण संस्था की। नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि इस गणतंत्र दिवस पर लोग अपने स्वतंत्रता के अधिकार, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे, ज़्यादा जागरूक होंगे और अपने कर्तव्यों के लिए भी हमेशा सजग और जागरूक नागरिक बने रहेंगे। गणतंत्र दिवस हमारे समय और आज के समय का अंतर यदि बात करें तो हम केवल अपने बचपन की ही बात कर पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने अपने सामने गणतंत्र दिवस को बनते देखा है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी बात और हमारी बात में अंतर होता है। हम अपने स्कूली लाइफ की ही बात कर सकते हैं कि उस समय आयोजन कैसे होते थे, और आज के समय में तो अमूमन जो पहले स्कूलों में आयोजन होते थे वो जोश और उल्लास के साथ सभी बच्चे सामूहिक रूप से मनाते थे, पर आज के समय में 26 जनवरी और 15 अगस्त बच्चे छुट्टी के रूप में देखने लग गए हैं, और बच्चे उस मायने में देश के साथ और देश की भावना के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। केवल जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं कार्यक्रमों में वही रहते हैं, और अधिकांशतः जो हमारे इस समय में एक अंतर आया कि पहले केवल शासकीय स्कूलों में शिक्षाएं हुआ करती थी, और आज 40 साल के बाद में अमूमन प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है, और प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला होने से शासकीय स्कूल जो है वो सीमित हो गए हैं। तो शासकीय स्कूलों में बच्चे फिर भी उपस्थित होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं वही उपस्थित होते हैं, और उसमें भी सभी बच्चे नहीं जाते, तो सभी बच्चे 26 जनवरी या 15 अगस्त की जो मूल भावना है उसको आज नहीं समझ पा रहे हैं। गणतंत्र के लगभग दशक बाद अब महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन देखती हैं? पहले अधिकतर महिलाएं घर में ही रहना पसंद करती थी, बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज ये स्थिति है कि महिलाएं पुरुष के बराबर आज काम कर रही है। बेसिक घर से निकलकर बराबरी का, पुरुषों के बराबरी का काम कर रही हैं आज महिलाएं। अब गणतंत्र दिवस पे आप अपने देश के लिए क्या संकल्प लेना चाहेंगी? सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपनी सब ये समझकर सभी को देश के लिए काम करनी चाहिए अच्छे से, और हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाकर काम कर ही रहे हैं। सभी से अपेक्षा है कि सभी का एक कर्तव्य होता है कि देश के लिए काम करें। वंदे मातरम। जी हाँ, आज भारत की बेटियां साइंस, टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही आसमान में उड़ान भरने और देश की सीमा पर भारत माता की रक्षा करने जैसे विभिन्न कामों में अपने सफलता के परचम, अपने प्रतिभा के परचम लहरा रही है। जिन्हें कल तक सुरक्षा की जरूरत होती थी वो आज खुद दूसरों की सुरक्षा करती नजर आ रही है। इसी के साथ हमने जाननी चाहिए कुछ राजनीतिज्ञों की प्रतिक्रिया। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज नक्सलवाद बढ़ा है, आतंकवाद बढ़ा है, और आज़ादी जो हमने प्राप्त की थी, उस आज़ादी के बाद ऐसा लगा था कि इस देश में और जिन लक्ष्यों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, और जिस प्रकार से संविधान बनाया गया था कि इस देश का हर नागरिक जो है स्वतंत्र रूप से जी सके, प्रजातांत्रिक देश इसीलिए बनाया गया था कि हम अपनी अपनी बातों को यहाँ पर
कह सकें, स्वतंत्र रूप से और इस देश में स्वच्छंद रूप से निवास कर सकें, सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हों। लेकिन आज हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि हम इस देश में आज स्वतंत्र हैं। आज घर से निकलना दूभर हो गया है। आज सब प्रकार की समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे देश के अंदर आज आकर नक्सलियों के मामले में विदेशी तत्व अदालत में आ रहे हैं, पर्यवेक्षक के रूप में सीधे घोषणा कर रहे हैं। ये इस प्रकार से हमारे देश की कानून व्यवस्था पर भी एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह आज इस देश में लगा है। विदेशी ताकतें उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। मैं मानता हूं कि फिर से वो स्थिति निर्मित हो गई है, क्योंकि आज फिर से देश जो है एक प्रकार से नक्सलवाद और आतंकवादियों के कब्जे में, देश का अधिकांश भाग जो है लाल कॉरिडोर जो बनाया गया है उस दिशा में देश जा रहा है। ऐसे समय में देश के सत्ताधीश केवल सत्ता प्राप्ति के लिए और सत्ता को बचाए रखने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन देश की जनता की उनको चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, देश के विभाजन की चिंता नहीं है, देश में सब प्रकार की अशांति निर्माण हो रही है उसकी चिंता नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है, भ्रष्टाचार की चिंता नहीं है। आखिर ये आज़ादी किस लिए, इस बात का चिंतन करने की आवश्यकता और एक बार फिर से आज़ादी की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता मुझको महसूस होती है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्यों आज भारत माता के ही कुछ संतान आतंकवाद और नक्सलवाद का विकराल रूप धरकर अपनी ही मां की ममता और सम्मान को धूमिल कर अपने ही वतन से बेवफाई कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें, आपको और सरकारी तंत्र को हर वक्त बेताब और परेशान रहने की जरूरत है। और हम गांधी जी के सपनों की तलाश में निकल पड़े राजधानी से 15 किलोमीटर दूर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। चलिए आपको मिलाते हैं यहाँ की कुलपति श्री सच्चिदानंद जोशी से। सर, गांधी जी ने जिस देश की कल्पना की थी गणतंत्र के दशक बाद, क्या वह कल्पना अब तक सार्थक हो पाई है? गांधी जी ने जिस देश की कल्पना की थी उस देश की कल्पना सार्थक हो रही है, हो सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब लोग गांधी जी के जो विचार हैं और गांधी जी के जो दर्शन हैं उसमें अपना विश्वास रखें। अक्सर हो ये रहा है कि हम सिर्फ गांधी जी की मूर्ति की उपासना करते हैं, उनके फोटो को हार माला चढ़ाते हैं, पर उनके विचारों को आत्मसात करना, उनके दर्शन को समझना, ये शायद हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। गांधी जी ने जो कुछ उस समय कहा वो आज भी सही है, आज भी शाश्वत है, आज भी सत्य है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब लोग उस पर गंभीरता से अमल करें। आपकी नज़र में गणतंत्र क्या है? आप गणतंत्र की क्या परिभाषा देना चाहेंगे? गणतंत्र की परिभाषा दरअसल ये है कि सही मायनों में हमारे भारत के समाज के अंतिम व्यक्ति तक उस आज़ादी का अर्थ सही मायनों में पहुंचे, जो आज़ादी हम लोग यहाँ शहरों में रहकर या कुछ ऊंचे तबकों में रहकर महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि गांव के या देहात के या कहीं बहुत अधिक जो विपन्न परिस्थिति के लोग हैं उनके लिए आज़ादी के कोई मायने नहीं है। उनके लिए आज़ादी के मायने शायद 2 जून की रोटी है, शायद तन ढकने को कपड़ा है, शायद सिर छुपाने के लिए एक छोटी सी जगह है। ये आज़ादी के मायने नहीं है। आज़ादी के मायने ये है कि हमारे देश के हर एक उस व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मुहैया हों, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हों जिन्हें हम कुछ चुने हुए लोग आज भोग रहे हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम।